हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग स्प्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम समझेंगे। ये प्रॉब्लम स्प्रिंग से संबंधित सभी तरह के प्रॉब्लम इस वीडियो में सम्मिलित होंगे, ठीक है। और ये प्रॉब्लम वो होंगे जो जनरली तुम्हारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, वो एडवांस में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी पूछे जाते हैं। ये संबंध में एक बात और भी ध्यान दो कि जो फिजिक्स होता है ना, वो बहुत ही बड़ा है और तुमसे जो सवाल पूछा जाएगा वो 12वीं लेवल का पूछा जाएगा। उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा उस लेवल से ऊंचा नहीं किया जा सकता। इसके लिए भी अभी सीमा है, पूछने वाले एग्जामिनर के लिए भी ये सीमा है। एक तो वो आलोचना का पात्र बनेगा, दूसरा उसको ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो तुम्हारा प्रॉब्लम है वो तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा है। इसलिए अभी तक जो एडवांस के भी सवाल आए हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आए। कठिन है लेकिन कहीं ना कहीं वो तुम्हारे अपने पाठ्य पुस्तक में जो कोर्स दिया हुआ है उसी के आसपास है। तो इसका क्या है, कुछ बच्चे जो हैं बहुत कठिन सवाल लगाते हैं, है ना। इरोडोर लगाते हैं, कोई पाथफाइंडर लगाता है, कोई कुछ लगाता है। बहुत सारे एडवांस लेवल के लिए कोचिंग वाले भी बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन तुमसे जो सवाल पूछा जाएगा वो तुम्हारे ही लेवल का पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेट नहीं किया जा सकता। और इसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारी बहुत सी एनर्जी खर्च होती है। तुम कठिन सवालों के पीछे भागते जाते हो और कठिन सवालों का कोई अंत नहीं है, और इसी के आड़ में तुम अपने सरल सवालों को छोड़ देते हो। किसी भी कंपटीशन में सफलता का मूल कारण ये नहीं है कि वो कठिन सवाल जानता है। बहुत अच्छा होशियार भी जो टॉपर भी होगा ना, वो तुम्हारे लेवल के आसपास का बच्चा होगा, लेकिन उसके सफलता का मूल रहस्य ये है कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से जाने और जितने भी सरल तरह के सवाल हैं वो भूले नहीं, उनको याद करके रखें। परीक्षा में जो तुम याद करके रखोगे वही तुम्हारी ताकत है। जनरली क्या होता है, सवाल बहुत सरल लगते हैं लेकिन तुम उस समय परीक्षा में भूल चुके होगे, तुम रिवाइज नहीं किए होते। तो अच्छा है कि तुम अपने कोर्स पर ध्यान रखो और जो भी तुम्हारे कोर्स के सवाल हैं उनको अच्छे से लगाओ, समझो। तुम्हारी किताबों में भी दिया है, स्टैंडर्ड किताबों में भी दिया हुआ है। अपनी ऊर्जा को बचा कर रखो और सरल सवाल तो किसी भी हालत में गलत न होने दो, ये सुनिश्चित करो। चलो इसी बात को इसी उद्देश्य से हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं इस वीडियो में तुम्हारे स्तर के लगभग सभी तरह के स्प्रिंग संबंधी सवाल इसमें सम्मिलित होंगे। इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। जब पहला सवाल लेते हैं, ये सवाल में हमें क्या करना है, सवाल को एक्चुअली ये अरेंजमेंट है, ठीक है। इसमें एक कांस्टेंट फोर्स लगा हुआ, कहाँ गया कर्सर, हाँ ये इसके ऊपर ये स्प्रिंग अरेंजमेंट है, इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगा दिया। इस फोर्स की दिशा कुछ भी हो सकती है ना, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, लेकिन ये फोर्स का ये स्वरूप ऐसे ही, ठीक है ना। ये स्प्रिंग अब क्या करेगी कि ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ जो कुछ भी है ये इस जगह पर L0 है, या आप यहाँ पर लोग फिक्स करो। तो हम लोग x = 0 यहाँ फिक्स करते हैं, जहाँ पर यहाँ से नापना शुरू करेंगे, ठीक है ना। और ये जो है स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, इसमें अभी कोई खिंचाव नहीं है, ठीक है ना। और अभी रेस्ट में था तभी ये कांस्टेंट फोर्स स्विच ऑन कर दिया, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स हो और आपने स्विच ऑन कर दिया
तो ये जस्ट t इक्वल टू 0 पर ये फोर्स ऑपरेट करना शुरू किया, t इक्वल टू 0 पर ऑपरेट करना शुरू किया और ये कांस्टेंट फोर्स लगातार लगा रहेगा, ठीक है ना। अब एक बार मोशन शुरू हो गया तो ये लगातार लगा रहेगा और हम देखते हैं कि इसका मोशन कैसा होगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। तो और ये सवाल कई रूप बदल का आता है। तो देखो, मान लो किसी क्षण ये इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ x पर पहुंच गया, ये मास ये x पर पहुंच गया, है ना। x कहाँ से नापा है, ये देखो, ये नेचुरल लेंथ, और इसी संदर्भ में ये समझना, ये x इक्वल टू 0। तो अब कोई इशू नहीं है, ये इसका जो पोजीशन हो गया L0 प्लस x हो गया, तो हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं m d2x बाई dt स्क्वायर, ठीक। ये हुआ ना इस मास का एक्सेलरेशन, लेकिन उसका फोर्स क्या है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन हम लगा रहे हैं, कुछ नहीं। इसमें जब एक्सपेंशन हो जाएगा तो एक स्प्रिंग फोर्स Fs इक्वल टू माइनस के एक्स लगेगा, किधर लगेगा, इस जगह पर अब आ गया है बॉस, मास जब तुम्हारे यहाँ पर आ गया तो इधर माइनस के एक्स लगेगा, है ना, और इधर ये फोर्स F लग रहा होता है, तो आप ये लिख सकते हो F माइनस के एक्स। ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, ठीक है। अब ये इस इक्वेशन ऑफ मोशन में एक खास बात ये देख रहे हो कि एक्सेलरेशन 0 कैसे कब होगा, मैंने d2x बाई, ये वेरिएशन है x के साथ, ये एक्सेलरेशन का इस तरह दिखेगा, dx बाई dt स्क्वायर 0 कब होगा, तो आप इसमें इसको देख सकते हो। तो यहाँ से अब क्या मिला कि f माइनस के एक्स इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन मिला x इक्वल टू f बाई के, है ना, f बाई के। ये क्या है, दिस गिव्स रेस्ट पोजिशन, इसको बोलते हैं रेस्ट पोजीशन, जैसे पेंडुलम का रेस्ट पोजीशन होता है ना 0 पर, बिल्कुल वर्टिकल पेंडुलम जो एक्सरसाइज किए होंगे, तो पेंडुलम का जो रेस्ट पोजीशन होता है ना, उसी तरह इसका रेस्ट पोजीशन जो होगा, पोजीशन जो होगा वो x इक्वल टू एफ बाई के पे होगा, है ना, एफ बाई के। इसका नाम हम x नॉट कर दें, x0 कर दो, रेस्ट पोजीशन ही होगा, मैंने ये जो मोशन होगा इसमें ये ऐसा होगा। दूसरी बात, इसको थोड़ा एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करें क्या, m d2x बाई dt स्क्वायर, है ना, इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन में तुम पढ़े हो, इसको हम dx बाई dt इंटू d2x इसको क्या बोलेंगे, ये बेसिकली इसको ऐसा कर देते हैं, चलो इसको m dv बाई dt है ना, तो इसको m dv बाई dx कर दिया और ये dx बाई dt हो गया, है ना, ये तो dx बाई dt कोई भी करते हैं, तो इस तरह से हमें मिल गया m v dv बाई dx, है ना। ये मैंने एक्सेलरेशन को d2x बाई dt स्क्वायर को हम dv बाई dx इंटू v ये भी लिख सकते हैं, तो वही हमने कन्वर्ट कर दिया और इसका हो गया माइनस के एक्स प्लस एफ, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करो दोनों ओर इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इधर भी कर दिया इधर भी कर दिया dx के साथ, है ना, dx के साथ दो नोट कर दिया, तो ये हो गया एम भी स्क्वायर बाई 2, तो ये एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा माइनस की एक्स स्क्वायर बाई 2, ये स्प्रिंग की एनर्जी हो गई, और ये होगी एफ एक्स, फोर्स ने जो वर्क किया, फोर्स यहाँ से यहाँ तक आने में काम किया होगा, तो एफ एक्स हो गया, ठीक है, प्लस हम कांस्टेंट आ गया,
है ना। अब हम ये इस पर एक शर्त हम इम्पोज कर रहे हैं, है ना। लेट एट x इक्वल टू 0 t वाज 0 एंड वेलोसिटी वाज 0। ठीक है, ये इसका यदि कंडीशन करें कि यहाँ पर बस जस्ट रेस्ट से हम छोड़ देते हैं और ये फोर्स स्विच कर देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, तो फिर अब क्या होगा, देखो ये जैसे ही ये वैल्यू रखोगे तो ये देगा c इक्वल टू 0। क्यों, x की जगह 0 रख दो, v की जगह 0 रख दो, तो c इक्वल टू 0 हो गया। तो हमारा सोल्यूशन हो गया mv² / 2 बराबर -kx² / 2 प्लस fx हो गया। ठीक है, ये जो है आपका इंटीग्रल इक्वेशन हो गया वेलोसिटी का। ये लेकिन ये एक पर्टिकुलर ये क्या है, पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने इसको इंटीग्रेट किया है और ये कंडीशन दिया है v इक्वल टू 0 जब वो रेस से चला था x इक्वल टू 0 से, है ना। लेकिन जो वाइब्रेशन होगा वो रेस्ट इस पॉइंट के अगेंस्ट में नहीं होगा वाइब्रेशन, है ना। वाइब्रेशन जो होगा इसका वाइब्रेशन बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, वो हम लोग देखेंगे। तो पहले ये देखो कि ये वेलोसिटी v इक्वल टू 0 होगा क्या कि अभी देखो स्प्रिंग का इस जोन में स्प्रिंग फोर्स कम रहेगा और F फोर्स ज़्यादा रहेगा, तो फोर्स इस मास को अपनी ओर खींचेगा और खींच करके इसमें एनर्जी प्रदान करेगा, एक्सेलरेटेड रहेगा इसमें यहाँ तक। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इसके पास कुछ एनर्जी आ गई, ठीक है ना। तो वो उस एनर्जी से पहले तो ये आगे जाएगा, फिर रेस्ट से x इक्वल टू 0 से आगे जाएगा, है ना। फिर अपने रेस्ट पोजीशन जो हमने बताया f/k, ये वाला पोजीशन आएगा f/k, ठीक। उसके बाद ये जो है ये और आगे जाएगा अपने रेस्ट पर, क्योंकि f/k पर इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, इसके पास कुछ वेलोसिटी रहेगी, तो इसकी वजह से ये फिर आगे बढ़ जाएगा और बढ़ते बढ़ते एक जगह पर जाएगा जहाँ ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ऐसे दो पॉइंट मिलेंगे, एक तो x इक्वल टू 0 है जहाँ से शुरू किए थे, दूसरा जो है एक दूसरा कोई पॉइंट होगा जहाँ v इक्वल टू 0 होगा। तो ये दो पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगा। तो वही बात हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो पॉइंट पता करो, ये एनर्जी इक्वेशन मिला ना, तो इसमें हम v इक्वल टू 0 कर देंगे तो x की जो वैल्यू आएगी, है ना, वो पॉइंट देगा कहाँ कहाँ v 0 होगा। तो देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा, f माइनस kx/2, है ना, ये इंटू x इक्वल टू 0। ये जो ये बचा वाला जो फंक्शन है, ये इस फंक्शन को हम फैक्टराइज कर दिए तो ऐसा हो गया। तो इसमें x की दो वैल्यू दे रहा है, एक तो x इक्वल टू 0 वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आपने शुरू किया, दूसरा f इक्वल टू x इक्वल टू 2f/k, 2f/k, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है और इस पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं इसी सवाल पर। बाकी इंटीग्रेशन के लिए तुमसे कोई पूछता नहीं है ना। इस इक्वेशन के इंटीग्रेशन के लिए ज़्यादा कुछ कोई पूछता नहीं है, लेकिन ये इन दो बातों पर ज़्यादा सवाल बनाए जाते हैं। पहली चीज, अब हमारा सिचुएशन क्या हुआ, देखो कि ये आपका बेस है और ये स्प्रिंग हो गई, ठीक है ना। ये स्प्रिंग का ये उसका x इक्वल टू 0 का पॉइंट हो गया, x इक्वल टू 0 हो गई। अब इसके दो पॉइंट आपने देखे, एक पॉइंट ऐसा आया, ये वाला पॉइंट आया जो f/x इक्वल टू f/k का, है ना। ये क्या है, ये रेस्ट पोजीशन है। क्या रेस्ट पोजीशन माने ऐसा पोजीशन जहाँ एक्सेलरेशन 0, है ना। अभी तो रेस्ट पोजीशन का मतलब यही समझो। दूसरा पोजीशन ये कि x मैक्स है ना, जहाँ v इक्वल टू 0, वेयर
v इक्वल टू 0 वाला पॉइंट, तो यानी v इक्वल टू 0 यहाँ भी होगा और v इक्वल टू 0 यहाँ भी है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन मिली, ठीक है ना। अब ये देखो, तो इसका जो भी मोशन होगा ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू मैक्स, ये कितनी वैल्यू है 2f/k। ये दो फिगर f/k और 2f/k, ये जो फिगर है ये इन्हीं दो के बीच में ये कहीं न कहीं होगा। किसी भी समय पर इस मास को आप समझोगे, देखोगे तो आपको ये मास कहीं ना कहीं यही होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में होगा। ये पॉइंट ए है, इसको भी कर लो। तो चलो अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब अगला उसको इंटीग्रेट करते हैं उस सवाल को। सवाल हमारा क्या था, m d2x/dt² है ना, इक्वल टू -kx प्लस f, है ना। इसमें एक काम कर लेते हैं, माइनस के बाहर ले लेते हैं, माइनस के ले लिया बाहर, ये x माइनस f/k है ना। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर दो कि y बराबर x माइनस f/k, ठीक। या इसको हम लोग x0 कहते हैं ना, x माइनस x नॉट x0, रेस्ट पोजीशन की पोजीशन को x0 का f/k समझते रहना। तो अब इसको ये करेंगे तो d2x/dt² y के पदों में हम करेंगे तो d2y/dt² बराबर d2x/dt²। ये सिंपल डिफरेंशियल है, एक बार करोगे तो dy/dt dx/dt होगा, अगला दोबारा करेंगे तो ये इतना आएगा। तो ये dx/dt को y के रूप में रख दो। तो अब हमारा इक्वेशन हो गया ये m d2y/dt² इक्वल टू -ky। ये आपका शायद चौथा होगा, कौन सा इक्वेशन है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, इस पर स्लाइड पर हमने 4 लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो, ये बिल्कुल आप जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होता था, सिंपल हार्मोनिक मोशन dy/dt² इक्वल टू -kx, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होता है। और इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, y नहीं है, ये x है। तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, ये इसका जनरल सोल्यूशन है, जहाँ फाई और a उसके वो है, फाई और a एक इंटीग्रल कांस्टेंट है। ये बेसिकली ये सिंपल हार्मोनिक मोशन इस तरह से चलता है। अब ये फाई बस उसके एंगल पर असर डालेगा कि कहाँ से शुरू होगा, लेकिन जो भी है ये जो बनेगा एम्पलीट्यूड होगा। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये इस तरह का ये इक्वेशन बनेगा। ये x और टाइम के बीच में इसका सोल्यूशन ही होगा, और ये जो a होगा उसको क्या बोलोगे, एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड बन जाता है ना। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप आराम से पढ़ना, है ना, उसमें हमने वीडियो बनाई है, तो वहाँ देखो। तो यह एम्पलीट्यूड होता है। अब इस फाई का असर पड़ेगा, फाई 0 होगा तो ये फाई इक्वल टू 0 के लिए ये है, नहीं फाई 0 नहीं होगा तो फिर ये स्टार्टिंग पॉइंट में अंतर हो जाएगा थोड़ा सा, है ना, इसमें फेस डिफरेंस हो जाएगा, तो ये फेस एंगल है। तो कुल मिलाकर के हमारा कहना ये है कि ये भी y इक्वल टू a सम एम्पलीट्यूड आएगा, है ना, और ये होगा साइन ओमेगा t प्लस फाइव, यही बना ना, साइन ओमेगा t इक्वल टू 5। ये आपका सोल्यूशन है। y की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर सीधे सीधे, तो x इक्वल टू f/k, यानी f/k, क्योंकि f को कितना है x माइनस f/k, तो ये था, उसको पक्षांतर भी कर दिया साथ में, और a साइन ओमेगा t प्लस 5, ये हो गया। ये आपका ये जनरल सोल्यूशन होगा। इस तरह के
इक्वेशन को बोलते हैं शिफ्टेड मीन पोजीशन। क्या? शिफ्टेड मीन पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक एसएचएफ, सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ शिफ्टेड मीन पोजीशन। ठीक है ना? ये है आपका एक्स, इस तरह का सोल्यूशन। अब ये जो बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ उसके आधार पर आप देख सकते हो, है ना? उसके आधार पर ए क्या होगा, तो ये ए बाई के ये इतना, ठीक है, ठीक है, हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, इसमें अब इसका ए और फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं जो हमारी बाउंड्री कंडीशन दी हुई है ना। इसमें हमारा क्या बाउंड्री कंडीशन है, अगले स्लाइड पर चलते हैं। हमारा सोल्यूशन हो गया x इक्वल टू एफ बाई के प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो हमको फाइव निकालना है और x निकालना है। तो देखो पहली चीज कि एट x इक्वल टू 0 पर t वाज 0 और v वाज 0, हमारे पास ये जानकारी है। तो देखो पहले इन दो का उपयोग करें तो ये हो गया x इक्वल टू 0 कर दो तो 0 इक्वल टू एफ बाई के प्लस ए साइन फाइव हो गया, क्योंकि t 0 हो गया तो ये फाइव हो गया फंक्शन, ये एक हो गया। दूसरी चीज़ इसका मतलब थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, माइनस एफ बाई के इक्वल टू ए साइन फाइव। ठीक, अच्छा दूसरी चीज़ t इक्वल टू 0 पर v 0 है ना, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया। ठीक है ना, इसमें वैल्यू रखो डी एक्स बाई डी टी, टी इक्वल टू 0 पर वी वाज 0। ठीक है, तो हम रखेंगे तो 0 इक्वल टू ए ओमेगा कॉस फाइव। ठीक, यहाँ से ये निकला इस इक्वेशन से, क्योंकि ए ओमेगा 0 नहीं है, वजह यदि हम ए को 0 कर देंगे तो ये मोशन जैसा कोई चीज़ रहेगा नहीं। ठीक है, इसलिए ए 0 नहीं है, तो एम्पलीट्यूड क्यों 0 होगा, और इसलिए cos फाइव इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ फाइव इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, एच ए इज नॉट इक्वल टू 0, ओमेगा तो कांस्टेंट है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना, तब ये हो गया पाई फाइव पाई बाई 2 हो गया और पाई बाई 2 हो गया। अब बाकी सब तो नहीं निकला अभी। 5 पाई बाई 2 हो गया, तो अब a कितना हो गया, एफ बाई 2 माइनस इक्वल टू ए साइन पाई बाई 2। 5 की वैल्यू रख दिया, ये दूसरे वाला, ये इसमें ये दूसरा हो गया। ठीक, तो उसमें वैल्यू रख दिया तो ये हो गया ए इक्वल टू इतना। तो देखो एफ बाई के जो है वो एम्पलीट्यूड बन गया है। ठीक है, तो अब हमारा पूरा सोल्यूशन हो गया। देखो x इक्वल टू एफ बाई के माइनस एफ बाई के साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, है ना। तो साइन इसको आप ये कर सकते हो, एफ बाई के हम बाहर ले लेते हैं, ये बन जाएगा 1, ये एफ बाई के निकल गया। कास साइन इतने को हम बोलते हैं कॉस ओमेगा टी। ठीक, ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। ठीक है ना, अब ये ओमेगा भी ओमेगा बेसिकली ये के बाई एम होता है। यहाँ जो ओमेगा है ना, हमने बताया नहीं कि इस तरह का ये जो इसका है, तो ओमेगा जो होगी ओमेगा स्क्वायर के बाई एम। ठीक है ना, ये ऑलरेडी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके कांस्टेंट के और मास दिए हुए हैं उससे निर्धारित होता है, तो ये तो कांस्टेंट है। तो अब आपका इक्वेशन ये होगा। ठीक है ना, तो
ये जो है पूरा का पूरा किसी समय पर एक्चुअल स्थिति दिखाया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, काम की बात तो ये है कि ये जो आपका सवाल है ना, ये कि एफ बाई के क्या हो गया, एफ बाई के यहाँ जो हम लोग निकाल रहे हैं ना, इस इक्वेशन को देखते ही तुम बता सकते हो कि एफ बाई के क्या है, वो रेस्ट पोजीशन x इक्वल टू एफ बाई के रेस्ट पोजीशन है, और ये उसका एम्पलीट्यूड बन रहा है। एम्पलीट्यूड कैसे होगा, देखो एफ बाई के उसकी रेस्ट पोजीशन है, मैक्सिमम पोजीशन, ये भी 2f बाई के है, तो ये हो गया f बाई के इसका एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है ना, ये इधर भी f बाई के इधर आएगा, यहाँ आएगा। ये जो सिचुएशन है, जो बाउंड्री कंडीशन इसमें थी होगा, उसमें ये स्थिति बनने वाली है। ठीक है ना, तो अब हमारा क्या हो गया, देखो कि जो पैरामीटर है एम्पलीट्यूड जो आएगा f बाई के आएगा, यही क्या है, यही रेस्ट पोजीशन x इक्वल टू एफ बाई के क्या होगी, ये रेस्ट पोजीशन होगी, है ना, रेस्ट पोजीशन हो जाएगी। ठीक है ना, और x मैक्सिमम कि अधिक से अधिक कितना दूर जाएगा, इसकी वजह ये था कि ये फोर्स जैसे ही इसको आपने पकड़ कर रखा हुआ है ये सिस्टम, है ना, और इस सिस्टम को आप फ्री करोगे तो ये फोर्स इसको अपनी ओर खींचेगा, ले जाएगा तो एनर्जी इंपोर्ट करेगा, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। जब ये रेस्ट पोजीशन पे आएगा तो यहाँ कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी ए ओमेगा होगी, है ना, v माने इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी ए ओमेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ इसका कि यहाँ उसकी एनर्जी आ गई थी ना, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के कारण ये चुपचाप यहाँ रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ जाएगा, और ये और आगे कितना बढ़ गया, एफ बाई के और आगे बढ़ गया, तो ये कुल मिल करके यहाँ जाकर रुका। फिर उसके बाद ये फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स लगना शुरू हुआ और वो पीछे खींचेगा, फिर ऐसे आएगा। ठीक है ना, इस तरह से ये स्प्रिंग में सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा और उसकी एम्पलीट्यूड ऐसा होगा। ये जो बाउंड्री कंडीशन दिया है उसके अंतर्गत। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर v इक्वल टू 0 से स्टार्ट ना हो, यहाँ पर कुछ हम वेलोसिटी दे दें, है ना, यदि इनिशियल वेलोसिटी दोगे तो फिर यहाँ जाकर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना, यहाँ वेलोसिटी जो है नॉर्मल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगी, और फिर इसका एम्पलीट्यूड और बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड जो है थोड़ा और बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो वो अलग है, ये चीज़ आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना, लेकिन हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कि अभी तो ए ओमेगा और इसी के बीच में फ्लैक्चुएट करने दो, तो जब ये वेलोसिटी दे दोगे तो थोड़ा इससे आगे निकल जाएगा, और फिर यहाँ पहुँच यहाँ भी नहीं रुकेगा, थोड़ा इसको कंप्रेस करेगा, तो ये एम्पलीट्यूड अब बढ़ जाएगा। लेकिन किसी भी हालत में ये सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन ही करेगा। ठीक है ना, हर हालत में ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और ये शिफ्टेड मीन पोजीशन का सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है ना, तो दूसरी बात उसका, तो हमारा कहना यह है कि ये जो इक्वेशन आप मोशन जैसे ही लिखोगे, इसको देखते ही तुम्हें दो चीज़ें बताने की आवश्यकता बता सकते हो। पहली चीज़ कि रेस्ट पोजीशन कहाँ होगी, जहाँ पर ये फोर्स 0 हो जाएगा, तो एफ बाई के आप बता दोगे। ठीक, दूसरी आप मैक्सिमम पोजीशन क्या होगा, है ना, मैक्सिमम पोजीशन क्या होगा। अच्छा, जैसे मान लो ऐसा करें, ये स्प्रिंग तुम्हारी इस तरह की है, ठीक है, ये स्प्रिंग को हम यहाँ ये काम नहीं कर रहे हैं, इसमें कांस्टेंट फोर्स तो लग रहा है, लगने दो, लेकिन हम इसको खींच करके इस पोजीशन पहुंचा दिया, ये x इक्वल टू 0 ये है ना, और x इक्वल टू मान लो हम a पर पहुंचा देते हैं, स्मॉल a, ठीक है, और फिर यहाँ से छोड़ते हैं। तो देखो ये रेस्ट पोजीशन फिर भी नहीं बदलेगा, रेस्ट पोजीशन कहाँ है, ये f बाई के पर होगा, रेस्ट पोजीशन नहीं बदलेगा, क्या रेस्ट पोजीशन की हमेशा स्थिति f बाई के हो। अब f बाई के और यहाँ a की जो दूरी है ना, वो एम्पलीट्यूड बन जाएगा, तो यहाँ एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा,
एफ बाई ए माइनस एफ बाई के, ठीक है ना। अब इस एम्पलीट्यूड से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ओमेगा वही रहेगी, ओमेगा जो होगा रूट के बाई एम ही रहेगा, ठीक है ना, ओमेगा वही रहेगा। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस जगह पर रेस्ट पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। रेस्ट पोजीशन पर ही फोर्स नहीं रहता और उसमें टोटल वेलोसिटी वी मैक्स जो आएगा ए ओमेगा होगा, है ना। तो ये एम्पलीट्यूड पता करोगे, फिर ओमेगा पता करोगे, ठीक है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन यदि ए और एफ बाई के की दूरी, है ना, एफ बाई के से छोटी होगी तब तो फिर छोटे एम्पलीट्यूड से मूव करेगा। यदि बड़ा हो जाएगा तो फिर ये जो है इससे एफ बाई के से बहुत दूर चला जाएगा, फिर इसके बाद इधर आ जाएगा। तो ये तो वाइब्रेशन कराने के अलग अलग मोड है, ठीक है ना। लेकिन ये चीज ऐसे ही है। इसमें एक चीज और देखते हैं, ये जो सवाल है ना, ये अपना रूप बदल के आता है ना, ये कई बार ये अपना रूप बदल के आता है। यही देखो, यदि ये स्प्रिंग को हम ऐसे कर दें, यहाँ पर मास रख दो, ठीक है। अब ये देखो, ये अपने ये उस पोजीशन पर है जब नो एक्सटेंशन की पोजीशन है, ये x इक्वल टू 0। मास को हमने पकड़ कर रखा है, नीचे ग्रेविटी लग रही है जी। अब जैसे ही आप छोड़ोगे तो बिल्कुल वही सिचुएशन हो गया। इसका भी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगा, एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस की एक्स लग रहा होगा और प्लस एक्स इधर, एक्स पॉजिटिव इधर होगा तो ये प्लस एम जी लग गया, एम जी प्लस इतना है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन ये नहीं है। तो देखो ये जो सिस्टम है वो पीछे वाले सिस्टम से अलग नहीं है, ये बिल्कुल वही है। इसमें भी इसको देख करके आप बता सकते हो रेस्ट पोजीशन क्या होगी, एक्स रेस्ट, एक्स जीरो मैंने रेस्ट पोजीशन बन रहा है एम जी बाई के, एफ की जगह एम जी नहीं ले लिया, ठीक। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना जाएगी, है ना, एक्स एम क्या होगा 2 एम जी बाई के, आप ये बोल सकते हो। अच्छा दूसरी साथ ओमेगा क्या होगा, ओमेगा हो गया के बाई एन, ठीक है। वी मैक्सिमम कितना होगा, इस जगह पर फिर लौट कर जब आएगा ये ऐसे वाइब्रेशन करेगा ना, कभी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो रेस्ट पोजीशन से जैसे ही गुजरेगा यहाँ वी मैक्सिमम होगा। वी मैक्सिमम क्या होगा, ए ओमेगा, ए क्या हो गया इसमें एम जी बाई के हो गया, ठीक है ना, ओमेगा हो गई के बाई है, ठीक। तो इस तरह भी मैक्सिमम, ये सारे पैरामीटर बस इस इक्वेशन को देखते ही आपको लगाने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलो अब और इसी के पर आधारित एक सवाल देखते हैं। ये सवाल देखो, ये शायद IIT एडवांस 2024 में आया है, ठीक है ना। तो अब ये सवाल देखो क्या है, ये सवाल की भाषा कुछ भी हो लेकिन मैसेज वही है जो पुरानी। ये 5 kg की बॉडी है, ठीक, मैंने मास दे दिया, फोर्स दिया है इतना, इस बॉडी के ऊपर इतना फोर्स है। एट t इक्वल टू 0, यहाँ देखो द रेस्ट पोजिशन वाज इट इज एट रेस्ट पर था। द पोजिशन वाज x इक्वल टू 1 मीटर। द पोजिशन मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक इज इतना। देखो इसमें ये नहीं बता रहा है कि स्प्रिंग है, लेकिन आप ये बता सकते हो कि ये एम ए एक्सेलरेशन बराबर -20x प्लस 10, ठीक, यही है ना। इसे कंपेयर करो, देखो एम ए इक्वल टू -kx प्लस एफ, इस इक्वेशन से कंपेयर करो, बिल्कुल वही इक्वेशन, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हुआ कि ये कह रहा है कि एट t इक्वल टू 0 वो पोजीशन x इक्वल टू 1 था। x इक्वल टू 0 कहाँ से नापे थे, जहां से ये स्प्रिंग थी, नेचुरल लेंथ यहाँ से, ये x इक्वल टू 0 था,
फिर ये ले गया x इक्वल टू 1 पर, फिर अब रेस्ट पोजीशन क्या होगा, इसके बीच में कहीं होगा, जैसे पता f बाई के ये डिसाइड करेगा। देख ये f है, ये k है, ठीक है ना। तो देखो रेस्ट पोजीशन क्या होगी, रेस्ट पोजीशन बस पीछे वाले आर्टिकल पर ही है, x इक्वल टू एफ बाई के। तो f आ गया 10 और ये आ गया 20, तो ये हो गया 0.5 मीटर। ठीक, ये कहाँ रेस्ट पोजीशन, ये 0.5 मीटर तक। अब 0.5 से कितना खींच के ले गया, 1 मीटर तक, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 0.5। ठीक है ना। एम्पलीट्यूड कितना हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया 1 माइनस 0.5, है ना। ये यहाँ पर लेकर के खींच करके ये छोड़ देगा, तो ये हो गया 0.5 मीटर, ये एम्पलीट्यूड हो गया। अब देखो ओमेगा क्या है, ओमेगा के बाई एम, ये के है, ये एम है, एम दिया हुआ है 5, तो ओमेगा इक्वल टू के बाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम। ओमेगा दिया है 20, एम दिया है 5, ये हो गया 4, तो इसका मतलब ओमेगा बराबर हो गया 2, है ना। ये 2 साइकिल पर सेकेंड ऐसा होता है ना, 2 रेडियन पर सेकेंड, है ना, रेडियन पर सेकेंड, ये हो गया ओमेगा इतना। वेलोसिटी अब v मैक्सिमम अब ये पूछ रहा है कि द पोजीशन एंड द मोमेंटम वर्क एट t इक्वल टू पाई बाई 4। देखो ये ओमेगा क्या है 2i, तो टाइम पीरियड क्या हो गया t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा 4, तो ये कितना हो गई, नहीं ओमेगा 2 है ना, तो ये हो गया टाइम पीरियड पाई। अभी देखो टी टाइम पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये स्टार्ट किया, ये पाई पर, पाई बाई 4 पर क्या होगा, यहाँ से ये रेस्ट पोजीशन पर पहुंचेगा, ठीक है ना, 1/4 तो चला। तो टी इक्वल टू पाई बाई 4 पर ये अब क्या चाहिए इसकी, द पोजीशन, पोजीशन वो कहाँ पहुंचेगा, ये रेस्ट पोजीशन पर पहुंचेगा ना, है ना। टी इक्वल टू पाई बाई 4 द मास रीचेस कहाँ पहुंचेगा, एट रेस्ट पोजीशन, ठीक है ना। यहाँ से छोड़ा तो फिर ये अब ऐसे जाएगा ना, तो रेस्ट पोजीशन, ठीक है। और वो कितना है, रेस्ट पोजीशन की स्थिति क्या है, x इक्वल टू 0.5 हो गई, ठीक है ना। तो ये कहाँ हो गया 0.5 हो गई x पर पोजीशन। अब ये पूछ रहा है पाई बाई 4 पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है, एक्चुअली मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, तो v मैक्स क्या हो गया, a ओमेगा, a 0.5 और ओमेगा कितना है 2 बताया ना, 2, तो ये हो गया 1। तो मोमेंटम पूछ रहा है, पोजीशन है मोमेंटम, मोमेंटम एम वी एम, ये मोमेंटम हो गया m 5 गुणित 1, तो ये हो गया नहीं 0.5 क्या है 0.5, हाँ तो 2, तो ये हो गया 5। तो ये जो होगा ना मोमेंटम, और ये जगह देखो वेलोसिटी पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ये ऐसे जाता तो पॉजिटिव होता है, अब लौट का आ रहा है माइनस, तो 0.5 और -5 के, ये उत्तर हो गया सी, ठीक है ना। पोजीशन जो हो गई उसकी पोजीशन ये इतना हो गई। तो ये पीछे वाले आर्टिकल को जिसने ठीक से समझ लिया बिल्कुल वही है, उसकी यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन बस इन्होंने थोड़ा सा बदल दिया, जब t इक्वल टू 0 था, v वाज 0 था, x वाज 1 था, ठीक है ना। ये बाउंड्री कंडीशन करके इंटीग्रेट करोगे उतना लंबा चौड़ा बनेगा, लेकिन इस मोशन को तुमको ठीक से ये विजुअलाइज करना आना चाहिए, इससे ज्यादा आप कुछ पूछने वाला नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये भी पूछ सकता है कि ये आगे ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ तक पहुंचेगी, उसके आगे नहीं पहुंचेगी। देखो रेस्ट पोजीशन ये है, 0.5 तक इधर गया था तो 0.5 तक इधर ही आएगा, बस इसी के बीच में सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी,
इसके अलावा और कुछ नहीं करने वाला, है ना। लेकिन यदि ये स्प्रिंग को एक नहीं 1.5 खींच लेता, 1.5 खींचता, तो फिर ये स्प्रिंग यहाँ कंट्रैक्ट भी होती, है ना, यहाँ आकर के ये 0.5 तक जाती, ठीक है ना। तो तब वो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता। तो ये बात हो गई, बस ये सिचुएशन है। आगे देखो, बिल्कुल वही बात यहाँ भी कर रहा है ना। ये जो मैंने कहा ना कि वो जो इक्वेशन है वो अपना रूप बदल कर आता है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इसमें सवाल को कॉम्प्लेक्स कर दिया है, लेकिन इसमें कोई खास बात नहीं है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये स्प्रिंग है, इसमें फ्रिक्शन है, यहाँ म्यू इक्वल टू 1/4 फ्रिक्शन, ठीक है। और बस, और ये दोनों के मास बराबर है, ये कह रहे हैं। अब इसको आप हेल्ड करके रखे हो, इसको पकड़ कर रखे हो अभी, ठीक है, इसको आपने पकड़ के रख दिया, फिर अचानक छोड़ते हो। अब सिस्टम इज हेल्ड विथ स्प्रिंग एट इट्स अनस्ट्रेच पोजीशन, स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं, ये x इक्वल टू 0 पे है, यहाँ से नापना शुरू करोगे, दिले देन रिलीज, उसके बाद छोड़ दिया। द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग व्हेन द मास कम टू मोमेंटरी रेस्ट, एक्सटेंशन ऑफ, ये स्प्रिंग का एक्सटेंशन बताओ, है ना, एक्सटेंशन कितना होगा जब मोमेंटरी रेस्ट हो, जब कोई खास बात नहीं, इसमें a एक्सेलरेशन आएगा, ये भी a आएगा, क्योंकि रस्सी है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक ही एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें मान लो ये टेंशन T है, इसका भी टेंशन T है ना, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। और इसमें फोर्स यदि स्ट्रेच होगा तो इसका फोर्स ऐसे, ये kx लगेगा माइनस kx ऐसे। फिर अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, इसका इस वाले का लिखते हैं। तो पहले इसका लिखते हैं, यहाँ तो कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं, क्योंकि ये मेज तो मूव कर नहीं रहा, है ना, मेज मूव भी नहीं कर रहा, और ये स्मूथ है, कोई बात ही नहीं है, और इसके बारे में कुछ बोल भी नहीं दे रहा, है ना। मैं मूव करता तो फिर हम इसके फ्रिक्शन का यहाँ पर ध्यान रखते हैं, लेकिन वो तो हो नहीं रहा ये। तो अब क्या करेंगे, देखो इसका इक्वेशन m, ठीक है, एम ए इक्वल टू, ये नीचे की ओर हम बता रहे हैं, ये ऐसे आएगा, ठीक है ना, एक्सेलरेशन की दिशा तो ऐसे ही होगी ना। एम ए इक्वल टू टी माइनस हो गया, और ये एम जी आगे की ओर जाएगा, एम जी माइनस टी, पहला इक्वेशन। दूसरे का देखो, इसमें फ्रिक्शन लग रहा है, ये देखो नॉर्मल लग रहा है, एन इक्वल टू एम जी हो गया, क्योंकि एम जी नीचे की ओर आ रहा है, नॉर्मल इसका ऊपर की ओर आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स उसका विरोध करेगा, वो क्या हो गया, एम म्यू एन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर म्यू एन हो गया, है ना, म्यू एन माने म्यू एन की वैल्यू हो गई म्यू एम जी, ठीक है। अभी तक हम यही लेते हैं, ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो इसमें दो फोर्स हो गए, एक टेंशन, तो देखो मास एम है, एम ए इक्वल टू इस वाले का, ये 2 नंबर का ले रहे हैं, ये 1 नंबर का है, तो एम ए खींचने के लिए टी है, ठीक, विरोध करने के लिए फोर्स है, माइनस के एक्स आ गया, और माइनस म्यू एम जी ये आ गया, ये दूसरा फोर्स हो गया। इन दोनों को जोड़ दें तो यहाँ आ गया 2ma इक्वल टू, टी से टी खत्म हो गया, एम जी को ये कर दो, एम जी 1 माइनस म्यू हो गया माइनस के एक्स, ठीक, म्यू की वैल्यू 1/4 हम रख देते हैं, तो ये कितना हो गया 3/4 एम जी माइनस के एक्स, है ना, 2ma। ये देखो ये तीसरा इक्वेशन, पीछे वाला से फिर कंपेयर करो। यहाँ इफेक्टिव मास का काम 2m करने लगा, है ना। यहाँ देखो m इफेक्टिव ये 2m हो गया, और ये फोर्स का काम 3/4 mg करने लगा, कुछ नहीं, ये रूप बदल के आ गया।
और के की वैल्यू के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा, के तो के है, के ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन बताओ, मैक्सिमम एक्स मैक्स क्या होता है, देखो रेस्ट का तुलना, एक्स मैक्स क्या होगा, एफ मैक्स क्या होता है, तो एक्स मैक्स जो पीछे वाला हम लोग बहुत काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, तो एफ बाई 2f/k, ठीक है, यही बात करते हो ना। तो अब देखो f इतना हो गया, k इतना हो गया, तो 2f के कारण 3/2 mg/k, ठीक है ना, ये मिली। हाँ, ये रेस्ट पोजीशन है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन नहीं, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम यानी इसको आप छोड़ दोगे तो ये जो है स्प्रिंग फोर्स इसको आने थोड़े देगा, गिरने थोड़े देगा इसको, है ना। ये जो है अपनी वजह से ये एक्स मैक्स पर आएगा और यहाँ आकर के वेलोसिटी 0 हो जाएगी इस मास की, ठीक है, फिर स्प्रिंग फोर्स इसको खींचेगा, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, यहाँ पर ऊपर नीचे होता रहेगा। उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, इसका रेस्ट पोजीशन होगा mg/f/k, f/k जो होगा 3/4 mg/k, पर रेस्ट पोजीशन कहीं यहाँ बीच में होगा, यानी इसका कहीं ना कहीं रेस्ट पोजीशन होगा ना इसका, इन दोनों के बीच में, तो वो होगा 3/4 mg/k, है ना। ये जहाँ पर पकड़ा था ना उसके और नीचे इस जगह पर रेस्ट पोजीशन होगा, और उसकी दूरी पर ये मैक्सिमम वाला पाएगा। तो जो भी है इसमें ये, तो ये भी वही है, इसका ये उत्तर हो गया ए, ठीक है ना। ये तो हमने बोला ना कि ये जो सवाल है, ये पीछे वाला जो सवाल है वो अपना रूप बदल कर कई तरह से आता है, तो इस तरह अलग अलग परिस्थितियों को विजुअलाइज करना आना चाहिए। अब तो ये तभी कर पाओगे जब इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह से लिख पाओगे, तो इसको ठीक से मनन करो, आप कर लोगे, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और कोई दिक्कत आए फिर कमेंट करके बताना। ये क्या है, ये भी स्प्रिंग संबंधी एक दूसरे तरह का प्रॉब्लम है ना। यहाँ पर क्या है, एक ट्रक है या क्रेट है ना, इसका वजन है 50 किलो का, 50 किलो का है, ठीक है। ये जो है ये फ्रिक्शन वाला एरिया है, हम नहीं जानते फ्रिक्शन कितना है, लेकिन ये फ्रिक्शन है म्यू है, ये म्यू निकालने को पूछ रहा है, ठीक है। ये क्रेट आता है 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलता है, ये स्प्रिंग से टकराता है, और स्प्रिंग इस पोजीशन बी पर आकर के, जैसा कि ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2, ये बताइए यहाँ क्रेट आकर रुक जाता है, स्प्रिंग इसको रोक देती है, ठीक है ना। इतनी दूरी पर उसके डायमेंशन दे दिया, इतना मिलीमीटर इतना मिलीमीटर है, ए से चला था, ये फ्रिक्शन है, ये जो पूरा का पूरा पाथ है ना, ये फ्रिक्शन वाला है, ठीक है ना। बस यही कहानी है। इसी के ऊपर अब इस पर सवाल पूछ रहा है व्हाट इज वर्क डन बाय द स्प्रिंग एट द क्रेट इज ब्रॉट टू द स्टॉप। ये सवाल जो है ना कई तरीके से कई रूप में पूछा जाता है ना? तो ये एक टिपिकल सवाल है, और इसी पर जो भी सवाल आएगा आप लगा पाओगे। तो पहली बात क्या है, यहां पर देखो, ये जाता है और इस जगह पर जाकर रुकता है, तो जब इसके पास ये बिल्कुल एनर्जी इक्वेशन पर है, एनर्जी पे, इस क्रेट की एनर्जी देखो, ई क्रेट काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 12 mv², ठीक है ना। देखो ये 50 है, 50/2 v है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, है ना। तो ये 450/2, ये हो गया 225 जूल, है ना, इतनी है इसकी एनर्जी। तो इसके पास एनर्जी क्या होगी, हम लिख लो भाई, 225 जूल थी उसकी पूरी एनर्जी। इसका हिसाब किताब इतना है, बस जोड़ घटाओ है, कुछ नहीं है। यहाँ पर जाकर देखो इसके पास एनर्जी कितनी हो गई, इसके पास एनर्जी, ये बोल रहा है कि ये नेचुरल लेंथ इतनी थी, है ना,
नेचुरल लेंथ में 120 mm का इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अच्छा, के का मान दिया है 20,000, है ना। तो स्प्रिंग एनर्जी ई स्प्रिंग, काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, ये ना के एक्स स्क्वायर, के है 20,000 हो गई बटा 4 बटा 2, है ना। एक्स जो है 12 सेंटीमीटर, तो 144 गुणित 10 पर -4 इसको निकालोगे तो 144 जूल होगी, ठीक है ना। दूसरी बात, स्प्रिंग के पास एनर्जी हो गई 144 जूल, ठीक है। अच्छा, तो अब स्प्रिंग ने कायदे से जब ये फ्रिक्शन नहीं होता ना, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये पूरी एनर्जी, ये 225 जूल जो एनर्जी थी, ये पूरी की पूरी स्प्रिंग में स्टोर होती, यहाँ स्टोर होना चाहिए था, लेकिन होगा नहीं। वो क्या होगा, अभी 144 ही 144 ही ये एनर्जी इसे बची, तो बाकी एनर्जी का क्या हुआ, ये फ्रिक्शन ने खर्च कर लिया। फ्रिक्शन ने कितना दूर चला है, देखो 720 mm, है ना। इसका मतलब ये 72 सेंटीमीटर, है ना, इतना 72 सेंटीमीटर चला। तो देखो एनर्जी लॉस, लॉस कितना हो गया, बोलो लॉस कितना हो गया, हाँ, तो एनर्जी लॉस कितनी हो गई, देखो 2225 था, इसमें 144 अभी स्प्रिंग में बची हुई है, तो ये 81 जूल, ये एनर्जी लॉस हो गई, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी लॉस के कारण किस वजह से हुई, ये फ्रिक्शन के कारण हुई। फ्रिक्शन कितना लगे रहेगा, एफ फ्रिक्शन, एफ फ्रिक्शन ये कितना होगा, म्यू एम जी, म्यू एम जी क्या हो गया, म्यू हमें निकालना है, एम जो है 50 किलो का है, जी 10 है, तो ये म्यू 500 हो गया, ठीक है ना। और इसने वर्क डन कितना किया, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन कितना हुआ, एफ एस, है ना, वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो ये कितना हो गया, देखो म्यू 500, ये फोर्स लगा, इसमें 0.72 मीटर चला, तो ये इतना हो गया, ठीक है ना। और ये 81 जूल खर्च किया था, तो इसलिए क्या हो गया, म्यू 500, म्यू गुणित 500 गुणित 0.72, ये इक्वल टू 81। इसको हल करोगे तो म्यू बराबर हो गया 0.225, म्यू निकला इतना, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन कितना हो गया, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इतना हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल ये पूछ रहा है कि जब ये बॉडी, जब ये लौट करके फिर ए पर पहुंच जाएगा ये ट्रक, तो उसके पास कितनी एनर्जी बचेगी, है ना, कितनी एनर्जी नुकसान हो जाएगी। तो देखो जाते समय 81 जूल एनर्जी नुकसान पहुंचाया था, है ना, तो टोटल लॉस, टोटल लॉस वो कितना हो गया, 81 गुणित 2 जूल, ठीक है ना, इतना जूल हो गया। उसके पास बची रेस्ट एनर्जी, रेस्ट एनर्जी विथ क्रेट, विथ क्रेट, क्रेट के पास कितना हो गया, 225 में से कितना हो गया, 162 घटा दो, तो ये बच गया, ये हो गया 3, ठीक है, 12 में से 6 गया, अच्छा 63 जूल, ये बचे शायद। अब ये सवाल पूछ रहे हैं, उसका उत्तर दे दो। अब ये सारे जो कैलकुलेशन कर लिए उसी के आधार पर आएगा। व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग टू स्प्रिंग एज द क्रेट इज ब्रॉट टू स्टॉप। स्प्रिंग ने कितना वर्क किया, उतने ही वर्क किया जितने एनर्जी स्टोर किया, तो 81 जूल। कितना कितना वर्क जन, स्प्रिंग का वर्क जन, स्प्रिंग ने 144 जूल रोका ना एनर्जी, तो वो 144 जूल काम किया, कि स्प्रिंग ने जो काम किया वो अपने एनर्जी स्टोर कर लिया,
ठीक है ना, स्प्रिंग फोर्स ने विरोध किया तो उसकी एनर्जी स्प्रिंग में चली गई, तो इतना जूल होगी। ठीक, राइट द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द स्टॉपिंग द क्रेट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हम लोगों ने ये निकाल ही दिया, देखो कि वर्क डन हमने म्यू मान लिया, ठीक 500, और वर्क डन कितना बना, तो वर्क डन डब्ल्यू बराबर फ्रिक्शन ने जो लॉस किया, तो म्यू गुणित 500 गुणित 0.72, ये एक्सप्रेशन हो गया। डिटरमिन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द क्रेट एंड द सरफेस। ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू कैसे निकाले कि यहाँ पर इतना दूर चले 72 मीटर, तो एनर्जी लॉस हो गई इतना है ना, तो एनर्जी लॉस आपका 81 मिला, 81 मिला, तो फिर उससे आप म्यू निकाल लिए, ये दोनों वर्क कंपेयर कर दिया। ठीक, फिर अगला, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द क्रेट एज इट पासेस अगेन थ्रू द पोजीशन आफ्टर ए, तो उसकी वेलोसिटी क्या। अब इसे वेलोसिटी निकालना है, तो देखो 50/2 हाफ mv² बराबर 63। ठीक है ना, तो इसको आप लिखोगे v इक्वल टू रूट 63 को वैसे ही रहने देते हैं, ये 2 को 4 कर देते हैं, इसको 100 कर देते हैं, 2 का गुणा करके ये, तो ये 8 गुणित 2/10 करीब करीब ये हुआ 1.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, बस यही कहानी। ये अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये अक्सर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें वो कह रही है 2 मास है और स्प्रिंग से जुड़े हैं, अब इनको कंप्रेस करके स्प्रिंग को हम x डिस्टेंस कंप्रेस कर देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। पूछ रहा है कि इनकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, इनकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अब ये देखो ऐसा कि मान लो जब हम कंप्रेस किए तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी है, आपके x², इतनी एनर्जी होगी। देखो पहली चीज ये क्या है, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ये इतनी टोटल एनर्जी इतनी स्टोर थी। मोमेंटम कितना था, टोटल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या था, 0 था। ठीक है ना, कोई नहीं चल रहा था, सब बस आपने छोड़ दिया, कोई बाहरी फोर्स नहीं है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लागू होगा और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये 2 चीजें लागू होगी। अच्छा, अब ये सिचुएशन, अब ये बताओ, स्मॉल m मान लो ऐसे v से जा रहा है, स्मॉल v से, और कैपिटल M वाला जो मास है वो कैपिटल V से जा रहा है। ठीक है ना, तो इनका मोमेंटम क्या होगा, देखो mv इक्वल टू ये हो गया कैपिटल mv, दोनों विपरीत दिशा में होंगे तो ये दोनों मिलकर के 0 कर देंगे, है ना, मैंने उनका एल्जेब्रिक सम 0 हो जाएगा, ये माइनस होगा ये दोनों। ठीक है, एनर्जी इक्वेशन लगाओ, देखो हाफ mv² प्लस हाफ m कैपिटल M v² इक्वल टू हाफ के x², यही बन बस। अब ये 2 इक्वेशन मिल गए, हमें भी निकालना है, बाकी के दिया हुआ है ना, इसमें स्प्रिंग का कांस्टेंट के दिया हुआ है, उसी के टर्म में बात हो रही है। तो स्मॉल v को पहले एलिमिनेट कर लेते हैं, स्मॉल v को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो ये हो गया हाफ से हाफ कट गया, m v को कर दिया m² v² बाई स्मॉल m का स्क्वायर प्लस mv² इक्वल टू kx², ये मिला ना, m से m कट गया, ये m से ये m कटा।
ठीक है। अब आप ये हो गया एम, ये वी स्क्वायर को हम ये ले लेते हैं, ठीक है। एम स्क्वायर प्लस एम एम बाई एम इक्वल टू के एक्स स्क्वायर हो गया ना। तो यहाँ से ये हो गया v बराबर रूट एम एक्स स्क्वायर बाई एम कैपिटल एम प्लस एम, ठीक, इतना हो गया। v निकल गया तो स्मॉल v क्या हो गया, और स्मॉल v कितना हो गया, स्मॉल v हो गया m बाई एम स्मॉल एम, और इसमें हमने डाल दिया एम एक्स स्क्वायर बाई एम प्लस एम, ठीक। ये आपका स्मॉल भी आ गया, बस यही चाहिए, फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लो, ठीक है। हाँ, ये सवाल क्या है, इस सवाल में ये कम अरेंजमेंट है, ओरिजिनल अरेंजमेंट ये है, इसके ऊपर ए फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। जब ये फोर्स लग रहा है तो अब ये पूछ रहा है कि ये स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन क्या हो, मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं, मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा, ठीक है। तो अब इस सवाल को लगाने के लिए इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप इसको चेंज करते हैं। देखो, तो ये पूरे को एक सिस्टम मानो पहले, तो ये सिस्टम में एक्सेलरेशन आ जाएगा, टोटल फोर्स F है, एक्सटर्नल फोर्स लेंगे, इंटरनल फोर्स नहीं लेंगे, स्प्रिंग वाला फोर्स इंटरनल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया m प्लस m, ठीक, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो होती है ये एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है। उस फ्रेम के ऊपर ये आपका ये सिस्टम हो गया, स्मॉल एम है और ये स्प्रिंग हो गई, और इसके ऊपर कैपिटल एम आ गया, ठीक है। एम के ऊपर कैपिटल एम फोर्स लग रहा था, लेकिन ये काम फ्रेम में आ गया। काम फ्रेम में जब आप बात करिएगा तो एम ए फोर्स लगेगा, इस पर भी एम ए लगेगा, इस पर एम ए लग गया, इस पर क्या हो गया, इस पर भी पीछे एम ए लग जाएगा, यानी हर मास पर लगेगा ना कैपिटल एम ए। तो इसका नेट फोर्स देखो, इसको F1 को हो, इसको हमने F2 कर दिया, ये ऐसे लगेगा और ये ऐसे लग गया, ठीक। अब नया सिचुएशन कॉम फ्रेम में ये हो गया M1, और ये स्प्रिंग आ गया, ये हो गई, ये M2 आ गया, कैपिटल M समझेंगे, ये F2 फोर्स हो गया, और ये F1 हो गया। F1 F2 कैलकुलेट करते हैं, तो F1 तो सीधे सीधे एम ए एफ बाई एम प्लस एम, ठीक। F2 भी, अब F2 के लिए निकालो F माइनस एम एफ बाई एम प्लस एम, तो इसको आप निकालेंगे तो ये क्या है, एम एफ बाई एम प्लस एम, ठीक है ना, ये कैपिटल एम। तो F2 भी उतना ही हो गया, एम एफ बाई एम प्लस एम। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपको क्या लगेगा कि ये समान फोर्स जो होंगे दोनों बॉडी पर लगे हुए एक दूसरे को अपोजिट दिशा में खींच रहे हैं, तो मैक्सिमम खिंचाव कितना होगा ये चाहिए। तो मान लो ये x1 खींच पाएगा, ये x2 खींच पाएगा, है ना। यदि ऐसा खींचते हैं x1 x2 तो दोनों के वर्क डन क्या होगा, सेंटर ऑफ मास में देखो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन W ये हो गया F1 x1 प्लस F2 x2, ठीक है ना। तो F1 F2 दोनों बराबर है एम एफ बाई एम प्लस एम, और x1 x2 अपोजिट दिशा में खिंचाव भी है, सेंटर ऑफ मास तो चुपचाप बैठा होगा, ये स्थिर है ना। तो ये x1 प्लस x2 हो गया, ठीक है। स्प्रिंग का एक्सटेंशन क्या होगी, एक्सटेंशन
ऑफ स्प्रिंग कितना है, x1 प्लस x2 है। ठीक है, अब बात ये है कि स्प्रिंग में जो एनर्जी आई इस वर्क डन के कारण आई, है ना। तो ये के हाफ के x1 प्लस x2 का स्क्वायर, ये एनर्जी स्प्रिंग में आई, स्टोर हुई, खींचने की वजह से स्टोर होगी ना, ये बराबर हो गई कितना, वर्क डन एम एफ बाई एम प्लस एम x1 प्लस x2। ठीक है ना, बस यहाँ से हल हो गया, x1 प्लस x2 से एक कट गया, है ना। तो और ये मिल गया कितना, x1 प्लस x2 जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है 2 स्मॉल एम एफ बाई एम प्लस एम। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, है ना, ये कभी भी आ सकता है। ठीक है ना, तो ये मैक्सिमम एक्सटेंशन ये इतना बनेगा, तो ट्वाइस एम एफ इस तरह। ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इतने ही है कि इस सिस्टम को विजुअलाइज करने के लिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पहुंचो, सूडो फ्रेम में पहुंचो वहाँ, है ना, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, उसमें सूडो फोर्स लगाओ, फिर वो देखो किस तरह से एक दूसरे के विपरीत खींच रहे हैं। अच्छा, इसमें एफ की जगह दोनों पर अलग अलग फोर्स लगाए तो भी ये सिचुएशन ऐसे ही बनेगा, नेट फोर्स जो होगा F2 माइनस F1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको करके देख लेना। तो ये मेन और ये F जो नेट होगा उसी के ऊपर ये मामला पूरा दरमदार ये निर्भर करेगा। ठीक है ना, तो ये इसी तरह ये सवाल लगेगा, यदि दो फोर्स भी लग गए तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में उसको ट्रांसफर करो ये सिचुएशन को, और मैक्सिमम एक्सटेंशन चाहिए, मैक्सिमम वर्क इक्वल टू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड। जो वर्क डन जो फोर्सेस ने किए हैं ये दोनों अलग अलग खींच रहे हैं ना, तो इधर x1 गया इधर x2 खींचा, तो इसकी वजह से एनर्जी कितनी गई, स्टोर हुई। तो यही है कहानी। अगला सवाल ये क्या पूछ रहे हैं, यहाँ देखो, ये अब हम लोग अगला प्रश्न लेंगे। इसमें ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पूछा जाता है ना, ये पता नहीं कौन सा नंबर है ये। तो इसमें m1 है वो v1 स्पीड से आ रहा है और एक दूसरा है m2 जो v2 से जा रहा है ना, इसके साथ एक स्प्रिंग अटैच्ड, और ये जो है कोलिजन करता है। तो जब ये कोलिजन होता है तो ये स्प्रिंग का जो मैक्सिमम कंप्रेशन है वो कितना है, ये सवाल बताना है। ये सवाल को वैसे तो नॉर्मली ये समझ में नहीं आ रहा, इसको कॉम फ्रेम में ले जाओ, यानी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ले जाए, तो देखो v सेंटर ऑफ मास इसका क्या होगा, देखो m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2 m1 प्लस m2, है ना। ये क्या हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगी। सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष जब वो फ्रेम खुद ही मूव कर रही है, देखो सेंटर ऑफ मास में जाओगे तो ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम VCM से खुद ही मूव कर रही है ना, इस दिशा में। तो अब इनका क्या होगा, इनकी वेलोसिटी आप क्या होगी देखो, है ना। तो इनकी वेलोसिटी होगी देखो v1 माइनस VCM, तो v1 प्राइम है ना सेंटर ऑफ मास में, तो ये क्या हो गया VC सेंटर ऑफ मास। तो इसको आप निकालोगे तो घटा देते हैं m1 m2 है ना, ठीक है, ये बनेगा ये m2 v1 माइनस v2 है ना, m1 प्लस m2 घटा दो, घटा के बस कैलकुलेशन है, और v2 डैश जो क्या होगा m1 v1 v2 माइनस v1 बाई m1 प्लस m2 होगा, ठीक है ना। तो इनके मोमेंटम देखेंगे तो देखो P1 मोमेंटम क्या होगा m1 v1 डैश
ठीक है ना। ये हो गया m1 m2 m1 प्लस m2, ठीक है, और v1 माइनस v2, ठीक। और m2 v2 क्या होगा, m2 v2 डैश, है ना। ये जो है p2 दूसरे का वो होगा m1 m2, यही इसकी खासियत है, v2 माइनस v1, और ये होगी m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या होगा कि एक बॉडी है m1 और दूसरी बॉडी को ये m2 है। तो ये जो है इस p1 वेलोसिटी, p1 मोमेंटम ये p2 से आ रहा है, ये p1 से आ रहा है ऐसे, और दोनों इसको कंप्रेस करेंगे जब मोमेंटम जीरो हो जाएगा तब ये स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा इस स्प्रिंग का, अब देखो तो ये जो P1 और P2 भी बराबर है, एक ही है। मान लो ये P है तो ये P2 भी P है, मैग्नीट्यूड में P बराबर है ना। इस फैक्टर को m1 m2 को हम म्यू कहते हैं, हम जानते हैं ना, म्यू एक डिफाइन किया था पहले, m1 m2 को m1 प्लस m2, इसको रिड्यूस मास कहते हैं। जहाँ भी कोलिजन आता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है म्यू का, ठीक है ना। तो इसका P जो होगा, दोनों का P1 हो गया म्यू वी आर रिलेटिव, दूसरे का P2 भी म्यू वी आर हो गया, ठीक है ना, रिलेटिव। वी आर क्या है, वी आर हो गया V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग दिशाओं से आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, दोनों कंप्रेस कर रहे हैं, तब तक कंप्रेस करते रहेंगे जब तक कि जीरो ना हो जाए, उनका मोमेंटम जीरो ना हो जाए, ठीक है ना। तो अब इनकी एनर्जी देखो, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, एट मैक्सिमम कंप्रेशन है ना, ये क्या है कि हाफ के एक्स स्क्वायर जो एनर्जी है वो ये इन दोनों की एनर्जी मिल जाएगी। तो ये हो गए देखो P1 स्क्वायर बाई 2m एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m ही तो होता है, हाफ एम बी स्क्वायर को कन्वर्ट करो तो P1 स्क्वायर बाई 2m प्लस P2 स्क्वायर बाई 2m और m1 और ये हो गया m2, ठीक है। तो ये P1 P2 का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो ये P स्क्वायर हो गया, है ना, P स्क्वायर बाई 2 1/m1 प्लस 1/m2, 1/m2 का इसी को तो म्यू कहते हैं, तो P स्क्वायर बाई 2 म्यू हो गया, ठीक है। बस तो ये P हमें पता है ना, P की वैल्यू आपका कितना आएगा, P बराबर म्यू वी आर यानी V1 माइनस V2, या ना P की वैल्यू कितनी है ये देखो, आपका आ गया वी आर, यहाँ भी वही है। तो अब ये x निकालना है, 2 से 2 कट गया, तो x स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बाई 2 म्यू के, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हो गई, P की वैल्यू हो गई म्यू म्यू बी आर है ना, म्यू स्क्वायर B1 माइनस B2 का स्क्वायर, जो भी बड़ा छोटा होगा, बटा 2 म्यू के। 2 तो खत्म हो गया, 2 यहाँ नहीं रहेगा, है ना, ये क्योंकि 2 से 2 कट गया था, हाफ के एक्स स्क्वायर में यहाँ यही था ना, ये तो 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया। हाँ, तो x बराबर आपका आ गया, देखो म्यू से एक म्यू खत्म हो गया, तो म्यू बाई के, है ना, B1 माइनस B2 का स्क्वायर और इनका रूट चाहिए, है ना। बस तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू बाई के का रूट इंटू B1 माइनस B2, है ना। ये मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, ये इतना होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होगा कि मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद और स्प्रिंग जो है वो क्या होगी, अब खुल जाएगी पूरा। जब खुल जाएगी तो ये वेलोसिटी है, एनर्जी दोनों बॉडी में बट जाएगी, ठीक है ना।
तो फिर वो नॉर्मल कोलिजन जैसे हो जाएगा। तो कोलिजन की प्रॉब्लम में देखोगे तो दोनों के फाइनल वेलोसिटी जो होगी कोलिजन में जितनी आती है उनके कोलिजन में वैसे ही ये होगी। तो इस मामलों में दोनों के वेलोसिटियाँ एक्सचेंज हो जाएंगी, ठीक है, फाइनल स्थिति में। लेकिन अभी तो मैक्सिमम कंप्रेशन इतना ही है। इसी तरह इस तरह के सवाल लगाए जाते हैं। इस फार्मूला और इस सिस्टम को जो अच्छी तरह से समझ लेगा तो ऐसे सवालों में आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे, बस 1 मिनट का काम है, ठीक है। इस पर आधारित एक ये सवाल है, ये देखो ये पूछ रहे हैं, बिल्कुल वही सवाल है। ये 2 किलो के बॉडी है, ये 2 किलो का है, 1 मीटर से आ रहा था, ठीक है ना। कितना मैक्सिमम कंप्रेशन है, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन, सिंपल। तो देखो म्यू क्या हो गया, म्यू इक्वल टू m1 m2 बाई 2, m1 प्लस m2, ये दोनों के m बराबर है, m स्क्वायर बाई 2m, ये m बाई 2 हो गया, ठीक है ना। रिड्यूस मास आपका इतना हो गया। तो अब हमारा सवाल क्या है कि x बराबर होता है म्यू बाई के शायद दिया है, जो भी दिया होगा तो, और v रिलेटिव देखो ये 1 से आ रहा है, ये v 0 है ना, तो रिलेटिव 1 हो गया। तो म्यू की वैल्यू हो गई 2 किलो, तो यह म्यू की वैल्यू 2 बाई 2, तो ये 1 हो गया ना, म्यू 1 हो गई। के की वैल्यू क्या दिया है, फ्रिक्शनलेस सरफेस वेलोसिटी इतना, ये अंदर ब्लॉक इतना, ये के की वैल्यू ये दिया है 100 है ना, ये 1/100, और वी आर दिया है 1, तो ये कितना हो गया 1/100 है, 1/10 मीटर, ठीक है ना। तो एक्स मैक्स कितना हो गया 0.1 मीटर हो गया, ठीक है ना। कितना कंप्रेशन होगा 0.1 मीटर। बाकी थियरी जो है उसमें पीछे वाले में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल यही सवाल है, ऐसे ही आपको लगाना है ना। तो यहाँ एक बात याद रखना पड़ेगा कि इनकी जो टोटल एनर्जी होती है ना सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, जब हम कन्वर्ट करते हैं टू बॉडी प्रॉब्लम को, वो जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी टोटल जो होती है ना सेंटर ऑफ मास में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, म्यू बाई 2 वी आर स्क्वायर, v1 माइनस v2 का स्क्वायर, ये इतनी ही होती है। और वही पीछे भी आई है ना, उतना कर नहीं पाए, लेकिन आप यदि ये जानते रहो, ये याद करके रखना चाहिए। जब 2 बॉडी हैं, आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में उनके वेलोसिटी जो है म्यू बाई 2 वी रिलेटिव का स्क्वायर इतना होती है, और यही जो है बराबर हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये कंप्रेशन में काम आती है, इसी से ये फार्मूला बना है ना, इसी इक्वेशन को आप लो, ठीक है। ये ऐसे वीडियो, ऐसे चीज़ें हम लोग मेन थियोरेटिकल वीडियो जितने भी हैं उसमें हम डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किए हैं। ये इसलिए कहा गया है कि इसमें बहुत से सवाल बनते हैं, इसलिए ये इस फार्मूले का बहुत उपयोग है ना। कई मामलों में आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर एनर्जी की जरूरत, काइनेटिक एनर्जी की आपको ज़रूरत पड़ती है, और वो जो है म्यू बाई 2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर इस फार्मूले से मिलती है। और इस फार्मूले का एप्लीकेशन बहुत है, ये तो एक पर्टिकुलर एक सिंपल एप्लीकेशन है, इसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, ठीक है। इसको याद करके रखो, इसका हमने उपयोग करने भी बताया, थियोरेटिकल वीडियो में आप पढ़ो। ये आगे क्या बोल रहे हैं, ये पीछे वाले सवालों का ही एक दूसरा रूप है। इसमें ये कह रहे हैं कि देखो ये ए फोर्स लग रहा है ना, बोला है जब एक्सटेंशन, स्प्रिंग एक्सटेंशन इज x0, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक बताओ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक बताओ, बस कुछ नहीं है। ये ए फोर्स लग रहा है, तो देखो भाई एक्सेलरेशन इसका कितना हो रहा है, सिंपल एक्सेलरेशन इसका, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना, ये कितना f/2 है ना।
ये सेंटर ऑफ मास में इसका एक्सेलरेशन ये हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये सेंटर ऑफ मास, तो ये किसी समय पर मान लो ये x इक्वल टू 0 पर था, सिस्टम पूरा इस तरह था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो x1 हो गया और इसका डिस्प्लेसमेंट x2 हो गया। x1 x2 क्या है? x1 x2 और डिस्प्लेसमेंट कहाँ, किस फ्रेम में? वो ओरिजिनल फ्रेम में, यही देख रहे हैं, ये ऑब्जर्वर जमीन पर बैठा हुआ है वही देख रहा है। तो x1 x2 और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इसका सेंटर ऑफ ऑफ मासेस है ना, रिस्पेक्टिव मासेस x1 x2 का है। ठीक है, अब ये सेंटर ऑफ मास का, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी हो जाए जब x1 x2 t समय के बाद ये इतना हो गया एट टाइम t, है ना, t इक्वल टू 0 से शुरू किया था तो t पर ये हो गया। ठीक है ना, तो देखो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो हो जाएगी अब नई पोजीशन कब पर? t पर, ये हो गई m x1 प्लस m x2 बाई m प्लस m। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास की x1 पर आ गया, x2 पर आ गया, तो ये आ गया x1 प्लस x2 बाई 2 पर आ गया सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। लेकिन सेंटर ऑफ मास का जो फोर्स इक्वेशन है ऐसा है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो t समय में कितना दूर जाएगी? तो आफ्टर टाइम t है ना, एक्स टी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया? हाफ ए टी स्क्वायर, ये होगा ना, हाफ ए सी टी स्क्वायर। तो इसको रखोगे तो एफ बाई 4m, ये हाफ आ गया और ये टी स्क्वायर, इतना दूर चला गया, ये दूसरी है। लेकिन ये जो है सेंटर ऑफ मास कहाँ पहुंचा? ये x1 प्लस x2 पे, ठीक है ना, x1 प्लस x2 बाई 2। तो अब क्या हो गया? x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू f बाई 4 n t स्क्वायर। ठीक है ना, ये पहुंच गई। अच्छा, स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना होगा? ये x1 आया, ये x2 आया, तो कंप्रेशन x0 जो बोल रहा है ये स्प्रिंग का t पर कंप्रेशन इतना हो गया, तो x0 बराबर x1 माइनस x2, ये कर देते हैं। ठीक है ना, x1 माइनस x2। तो यहां से इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये 4 नंबर हो गया और ये 3 नंबर, तो आप यहां पर ले लो। x0 हमें पता है ना, x0 स्प्रिंग का कंप्रेशन इतना है, तो x1 x2 कितना है? तो ये हो गया f बाई 2m टी स्क्वायर इक्वल टू x1 प्लस x2 हो गया। ठीक है ना, ये 5, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो x2 का 2 हो गया, 2x1 इक्वल टू x0 प्लस f बाई 2n टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो x1 इससे मिल गया क्या? x0 बाई 2 प्लस f बाई 4n टी स्क्वायर। ठीक, ये x1 हो गया और x2 हो गया, तो अब इनको घटाना पड़ेगा ना, घटाना पड़ेगा, तो 2x2 ये कितना हो गया? f बाई 2n टी स्क्वायर माइनस x0, तो x2 इतना हो गया, a बाई 2n टी स्क्वायर माइनस x0। ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये फाइनल एक्सप्रेशन, ये छठा और ये 7वां। ठीक है, अरे ये 2 का भाग भी गया होगा ना, तो ये बटा 2 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन x1 x2 ये आया,
ये किसी स्प्रिंग के किसी पॉइंट पर ये इसका कंप्रेशन देगा, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए आप पीछे वाला फॉर्मूला लगाओगे। मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, तो वो पीछे वाला जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले में रख करके मैक्सिमम कंप्रेशन लेगा। तो ये एक्चुअली क्या है कि इसका इसका सेंटर ऑफ मास चलता रहेगा और ये बीच में वाइब्रेट करती रहेगी। ये स्प्रिंग वही बात कर रहा है कि x0 के साथ साथ x1 x2 टाइम के साथ बदलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये सवाल। अगला सवाल देखते हैं। ये आपके सामने जो अरेंजमेंट है वो उसके बारे में पूछ रहा है कि द सिस्टम इज रिलीज्ड विथ स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड, है ना। जब ये स्प्रिंग थी उसमें कोई अनस्ट्रेच था, फिर ये सिस्टम को हमने छोड़ दिया। इन इक्विलिब्रियम द कंप्रेशन इन स्प्रिंग विल बी, कितना होगा। चलो ये इक्विलिब्रियम हो गया, मान लो अब ये इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है ना। तो ये जो रॉड है, रॉड पर फोर्स पहले पता करो। रॉड के सेंटर ऑफ मास पे mg फोर्स लग रहा है एक, ठीक। और इस पर एक फोर्स यहाँ पर इसका रिएक्शन लग रहा होगा और फिर इसका रिएक्शन लग रहा है नॉर्मल दिशा में n लग रहा होगा, ठीक है ना। और ये नॉर्मल लग रहा होगा, रिएक्शन जो होता है इस प्लेन सरफेस के नॉर्मल लगा, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना का एंगल बना रहा है, ये 45 डिग्री का है ये, ठीक है। बस इन दो फोर्सेस के कारण, तीन फोर्सेस है ना, ये N2 ले लो, हाँ, ये इसके कारण ये इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ देखो, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड, इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड, ठीक है। रॉड में क्या बात है, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट बराबर करना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, N2, तो उसकी हमें बहुत ज़्यादा चिंता है नहीं, ठीक है। इसमें एक्चुअली वर्टिकल की हमारी वो है, तो देखो mg इक्वल टू n cos 45 साइन 45 ना, ये वाला कंपोनेंट, ये साइन 45 है ना, साइन 45 डिग्री, यह n/√2, n/√2 ये हो गई mg, ठीक है ना। ये एक बात हो गई। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये इधर लग रहा होगा हॉरिजॉन्टल दिशा में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी क्या होगा, n का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो क्या होगा, वो भी n/√2 ही होगा, n cos इतना। तो ये जो चीज़ है हम लोगों ने वैसे देख लिया, n पता चल गया है, n इक्वल टू mg, मैंने इससे पता लगा n बराबर mg√2, ठीक है। अब इसके ऊपर ये जो वेज है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको देखो, इसके फोर्स एक लग रहा है, ये नॉर्मल दिशा में n का रिएक्शन, ये रॉड का रिएक्शन n लग रहा है, तो n कितना है mg√2, ठीक है ना। तो इससे पता लगा ना, देखो n इक्वल टू mg√2 ऐसा लग रहा है, वो भी 45 डिग्री पे, ठीक है। और ये कंप्रेशन लग रहा है ये स्प्रिंग का, ये ऐसा kx, ठीक, और कोई फोर्स है नहीं। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो, ये n cos 45, ठीक है, और ये kx है, इन दोनों के बीच में। तो इक्विलिब्रियम ऑफ वेज इक्विलिब्रियम देखो, इक्विलिब्रियम ऑफ वेज के लिए क्या है, बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखते हैं इसका,
हमारा उसी से हमारा काम चल जाएगा। तो एन कास 45 जैसे एम जी रूट टू कास 45, कास 45 का मतलब 1/√2 इक्वल टू के एक्स। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कंप्रेशन कितना है, एक्स चाहिए, तो एक्स इक्वल टू एम जी बाई के। ठीक है। यहाँ पर ये कुछ नहीं है, ये सिंपल इक्विलिब्रियम का सवाल है और एम जी बाई के इसका उत्तर है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़े। ये स्प्रिंग बैलेंस है ना, और ये इसका टेंशन नाप रही है। कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि इसका टेंशन क्या है। टेंशन नापने के लिए बीच में हमने जोड़ दिया है, तो एक्चुअली ये वही टेंशन, यहाँ भी टी होगा, यहाँ भी टी होगा, m1 m2 है, और इसका इक्वेशन आप मोशन निकालो तो बेसिकली वो ये एक पुली वाला है, ये m1 m2 है, m1 m2। ठीक है ना। इसका इक्वेशन आप मोशन लो तो देखो इसका जो ए होगा है ना, इसका जो ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे आएगा, है ना। तो a1 a2 बराबर a1 प्लस, ये मान लो ये a1 जा रही है, ये ऊपर जा रहा है a2। ठीक है ना। तो ये इसका बीजी जोड़ a1 प्लस a2 इक्वल टू 0 ये होगा। मैंने कुल मिला करके ये कह रहा है कि ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, और ये क्या है m2 छोटा है तो m2 ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। ठीक है ना। तो इसका इक्वेशन ले लेते हैं। a2 बराबर देखो t गया t बाई m2 माइनस जी, a1 क्या हो गया t बाई m1 माइनस जी। ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ दिया, ये 0 हो गया, a1 a2 0 हो गया। अभी अलजबरी क्लियर है, ये 0 हो गया, t बाई 1/m1 प्लस 1/m2 माइनस 2g, है ना। तो 1/m1 m2 को म्यू कहते हैं, तो t बाई म्यू इक्वल टू 2g, मैंने t बराबर 2 म्यू जी। म्यू कितना होता है, म्यू होता है m1 m2 m1 प्लस m2। ठीक है ना। ये हाईफाई तो नहीं हो गया, ये बस 1/m1 m2 को जोड़ करके हमने म्यू कर दिया, ये 1/म्यू कर दिया। ठीक है ना। तो ये याद करने में आसान होता है, t इक्वल टू 2 म्यू जी हो गया। तो 2 म्यू जी का मतलब ये हो गया t बराबर क्या हो गया 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2। और यही स्प्रिंग बैलेंस जो है इसी चीज़ को पढ़ेगा, तो ये हो गया डी। ठीक है ना। जितना टेंशन रहेगा स्प्रिंग में उतनी टेंशन आएगा, उसी प्रोपोर्शनल में डिफ्लेक्शन आएगा और वही टी पड़ेगा। ऐसा ये क्या है, ये सवाल है, ये पीछे हम लोग डिस्कस किए थे कि एफ फोर्स लगेगा तो मैक्सिमम इलोंगेशन क्या है, स्प्रिंग का मैक्सिमम, ये पर्टिकुलर फॉर्म है। ठीक है ना। तो इसको करने के लिए क्या क्या किया था अपन ने, पहले इसको उसमें डाल दिए थे, ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भेज दिया था और फिर उससे निकाला था। तो इसका एक फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था। हाँ, इसको इसको देखते हैं। देखो इसमें ए, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो गया कितना, ये 200 न्यूटन है, और ये तो ये 200/10 किलो प्लस 20 किलो है ना, तो ये 200/30, तो ये हुआ 20/3। ठीक है, एक हो गया। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रेम में मैं ये कम फ्रेम में पहुंचा दो इसको, ये है 10 किलो, ये इतना है, इसको हम ये 20 किलो हो गया, तो इधर फोर्स हो गया
20 ए, तो 20 ए मैंने 20 गुणित 20 तो 400 हो गया ना, 400/3। और इधर फोर्स लगा 200, मैंने 600/3 ना, 200 न्यूटन का इस पर लग गया, इसके ऊपर 400/3। ठीक, तो इसके ऊपर 400 नहीं, 20 का 200/3 हो गया, ये 200/3 हो गया। ये इतना फोर्स है ए में, ये जो ए इतना लगा ना, इतना फोर्स है। इस तरह से सेंटर ऑफ मास में यह स्थिति बन गई ऐसे, 10 इस पर 200/3 हुआ, ये स्प्रिंग आया और इस पर ये जो लग गया, इधर भी 200/3 हो गया। ठीक है ना, और ये 20 किलो का है। ठीक है, तो अब सेंटर ऑफ मास में ये ऐसे खींच रहा है, ये ऐसे खींच रहा है, फिर इलांगेशन मैक्सिमम हो गया, तो ये x1 इधर चला गया, x2 इधर चला गया। ठीक है ना, तो देखो वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स क्या हो गया, फोर्स है 200/3 है ना, x1 प्लस x2, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, इतना वर्क हो गया। और स्प्रिंग का ये जो है हाफ के के दिया है 200, मैंने 200 स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू x1 प्लस x2 का स्क्वायर। ठीक है, ये अब बन गया, मैंने जो इसने वर्क किया, किसने, इस वर्क ने फोर्स ने जो वर्क किया, वही वर्क इसमें इकट्ठा हुआ, कहाँ, स्प्रिंग में, वही टेंशन में चला गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, x1 प्लस x2 चाहिए, देखो 200 से 200 खत्म हो गया है ना, और ये 2/3 हो गया, 2/3, हाँ 2/3 इधर बस बच गया, और इधर बच गया है x1 प्लस x2। ठीक है ना, तो इलांगेशन कितना हुआ, ये बस इलांगेशन हो गया। यहाँ पर एक छोटी सी गलती दिख रही है, ये के जो ना पक्षांतर होकर यहाँ f/k आना चाहिए था ना, इसको बस ये इतनी से सुधारना है। ठीक है ना, ये करेक्शन कर लो। और इस फॉर्मूले से भी यदि वो सवाल पर रखेंगे तो ये भी यही आ रहा है ना, ये 10 है, m 10 है, और ये 30 है, तो 2/3 ही आ रहा है यहाँ भी। ठीक है, ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर हुआ x1 प्लस x2 2/3 मीटर। इलांगेशन इन स्प्रिंग इज 2/3 मीटर, है ना, ये उत्तर हुआ। नेक्स्ट, ये देखिए, इनका कहना है कि बॉडी इज प्लेस ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन, द बॉडी इज कनेक्टेड विथ एन इलास्टिक स्प्रिंग विच इज इनिशियली अनस्टिच्ड। हाँ, ये ऐसा था, इस तरह से फ्लैट रखा था। द प्लेन इज ग्रेजुअली लिफ्टेड फ्रॉम 0 to 90 degree, then the curve between extension of the string and the angle of inclination theta is, ये चाहिए। तो ये कर्व बनाते हैं, देखते हैं, देखो मान लो ये किसी एंगल थीटा पर पहुंच गया। ठीक है ना, यहाँ पर तो कुछ बात है नहीं, ये इलांगेशन, इसका टेंशन टी हो गया है ना, ये एम है, तो ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये कितना हो गया, एम जी साइन थीटा, और ये वाला हो गया ऊपर एम जी कास थीटा। ठीक है, दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, तो यहाँ इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है, और इधर भी ये एम जी कास थीटा, एम जी कास थीटा एक्चुअली इसका ये कंपोनेंट है, और ये एन है, तो ये दोनों एम जी कास थीटा हो जाएंगे। तो अब इक्विलिब्रियम देखो टी के लिए, अलोंग द प्लेन,
तो इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम along द प्लेन, ठीक है ना। तो ये थीटा हो गया, देखो एम जी साइन थीटा टी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, साइन थीटा हो गया, और यही हो गया के एक्स, ठीक है ना। तो एक्स हो गया, एक्स क्या, ये इलांगेशन है, तो इसका इलांगेशन कितना हो गया, इलांगेशन एक्सटेंशन, तो x इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ठीक, बटा के, बस x और थीटा में रिलेशन चाहिए, है ना। तो x क्या है, ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा का कर्व क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में, ये पाई के बीच में ऐसा होता है ना। हमें चाहिए 90 डिग्री वाला कर्व, ये इधर साइन थीटा आ गया और इधर थीटा आ गया, ठीक है ना। तो थीटा और साइन थीटा के बीच में कर्व 0 to पाई ऐसा होगा, ये डी की तरह बनेगा, ठीक है ना। ये सवाल ही नहीं है, इधर भी सवाल नहीं है, इसका भी नहीं बनेगा, ये 0 से पाई तक के लिए है ना। तो पाई तो है, जा नहीं रहा है, ठीक है। तो ये 0 से ये 90 डिग्री तक जाएगा, तो 90 डिग्री तक ये ऐसे ही कर्व बनेगा। ये क्या पूछ रहे हैं, ये स्प्रिंग अरेंजमेंट है, इसको कह रहा है कि ये नेचुरल लेंथ इसके यहाँ पर थी। अब इस मास को हमने mg/2 के डिस्टेंस, ये mg/3 ये डिस्टेंस यहाँ खींच लाए, और खींच करके अभी पकड़ कर रोका हुआ है और अचानक छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये पूछ रहे हैं कि जब हम इसको छोड़ रहे हैं, खींच कर इस जगह पर छोड़ रहे हैं, वो जमे इसका एक्सेलरेशन क्या है ना, इसका, इस मास का एक्सेलरेशन बताओ। तो उस समय फोर्स देखो क्या लग रहा है इस मास के ऊपर, एम के ऊपर, ये एक्सटेंशन हो गया mg/3 के, तो के एक्स कितना हो गया, mg/3 के एक्सटेंशन इंटू के, तो ये हो गया mg/3, ठीक है ना। ये स्प्रिंग फोर्स है, वो किधर लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, एफ एस है ना। ये mg/3 के, ठीक है, mg कितना है, mg नीचे की ओर लग रहा है, ठीक। इस पर नेट फोर्स क्या है, एफ नेट, ये कितना हो गया, mg माइनस mg/3, तो 2mg/3, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 2g/3, m से भाग दे दो, 2g/3, सही उत्तर हुआ डी, ठीक है। अगला सवाल चले, ये कह रहे, ये एक रिंग है ना, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, बीड है, ये मास अटैच्ड इतना, द अदर स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट ए, द स्मूथ वर्टिकल स्प्रिंग इतना आते। ये जो सिस्टम है, ये स्प्रिंग है, यहाँ एक मास m है, ये m मास है, ठीक है ना, रिंग m मास की है, स्प्रिंग कांस्टेंट इन्होंने इतना दे रखा है, ठीक है। द अदर एंड ऑफ स्प्रिंग इज फिक्स्ड, और यहाँ पर ये 30 डिग्री के ऊपर यहाँ इन्होंने पकड़ कर रखा हुआ है अभी, है ना। कह रहा है कि जब हम छोड़ेंगे तो इन पर रिएक्शन बताओ। यहाँ पर ये मान लो यहाँ सेंटर है, तो ये रिंग है, रिंग इस सरफेस के कांटेक्ट पॉइंट के ठीक नॉर्मल होगा, तो ये नॉर्मल तो ऐसा लगेगा, एन ऐसा लगेगा, ठीक है, और mg लगेगा इसका एकदम सीधे ऐसे, वर्टिकल लगेगा mg इस पर, ठीक है ना, इसमें जो फोर्स है, और इसमें ये kx है, ठीक है ना। इस मामले में ये kx कैसे लगेगा, तो ये इलांगेशन नहीं है शायद, अच्छा स्प्रिंग की, स्प्रिंग का लेंथ r है, तो ये इलांगेशन हो गया है ना। तो फिर ये रिएक्शन भी कुछ ऐसे लगेगा, ठीक है। अब एंगल देखो, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री हो गई,
क्योंकि ये रेडियस और ये रेडियस बराबर है, ट्रायंगल के समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो वो बराबर हो गया, 30 हो गया है। ये कितना होगा, 90 डिग्री यहाँ हो गया, हॉरिजॉन्टल है तो ये 90 डिग्री पर mg हो गया, तो ये 30 है तो ये एंगल 60 हो गया, देखो है ना, तो ये एंगल भी 30 हो गया। तो अब ये देखो, हाँ, नॉर्मल रिएक्शन जो होगा कि इसका एक कंपोनेंट ये और इसका एक कंपोनेंट ये, ठीक है ना। अब x पता करना है, पहले देखो ये इसको हम a कह देते हैं, तो और ये C सेंटर है, ये R हो गया है ना, ये T कर दो अब। तो अब क्या हो गया, देखो ए बी कितना हो गया, ए बी इक्वल टू 2r cos 30, इसको हम क्या बोलेंगे, 2r cos 30 को √3/2 ये कहेंगे ना, तो 2 से 2 कट गया, r√3 हो गया, ठीक है। अच्छा, एक्सटेंशन डेल्टा x क्या हो गया, तो r√3, तो r√3 में से एक r घटा दो, r उसका नेचुरल लेंथ थी, इतना एक्सटेंशन हो गया। और k की वैल्यू इन्होंने बता रखा है, k बराबर √3 + 1 इंटू mg, ये बटा r भी है शायद, है ना, mg/r। तो अब kx क्या हो गया, जो स्प्रिंग फोर्स Fs होगी वो kx हो जाएगा, kx है, तो kx, तो अब ये इसमें कर लेते हैं, देखो mg, r से r कट जाएगा, और ये √3 + 1 है और √3 - 1 है, तो 3² - 1 √3² - 1, ठीक है, ये हो गया 2mg। तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा है 2mg, है ना, और ये mg इधर लग रहा है। तो फिर नॉर्मल के एलॉन्ग इन दोनों का कंपोनेंट, इसके एलॉन्ग कंपोनेंट ले लो, तो n बराबर, इस फिगर से देखो बस, नॉर्मल क्या हो गया, 2mg cos 30 प्लस mg cos 30, संयोग से दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये cos 30 हो गया, तो ये मिलकर हो गया 3mg cos 30 cos 30, है ना, तो ये हो गया 3mg √3/2, ठीक, तो 3mg √3/2, ये डी उत्तर है, ठीक है ना। ये पूछ रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन एट बी, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम हो जरूरी नहीं है, यहाँ इक्विलिब्रियम होना जरूरी नहीं है, बस ये पूछ रहे हैं कि जैसे हम छोड़ेंगे तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या मिलेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन वही होगा, ये इस फोर्स का और इस फोर्स का, इसके बाद ये जो है, ये इक्विलिब्रियम की बात भी नहीं कर रहे, ठीक है ना, ये बस ये कह रहे हैं कि ये जैसे हम छोड़ेंगे तो उस समय नॉर्मल क्या रहेगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इतना हो गया। अब एक ये सवाल है ना, ये लास्ट सवाल है इस वीडियो का, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि ये वेज है ना, ये स्प्रिंग नहीं होती तो ये वेज चलने लगता है ना, मोशन होता, तो इसमें मोशन नहीं हो रहा है, कह रहा है कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ये पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा, ये जैसे ही अरेंजमेंट दिया है बिल्कुल उसी का है डिस्क्रिप्शन, और स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये जो बन गया, इसका मास, वेज का मास m है, इसका m है, तो देखो इसको पहली चीज तो ये देखो रस्सी का टेंशन, ये सब चीजें, हर पॉइंट, हर चीज, हर कंपोनेंट इक्विलिब्रियम है, तो ये मास m भी इक्विलिब्रियम में है, तो मास का एक पार्ट जो है mg sin थीटा, ऐसा ये प्लेन के अलांग लग रहा है ना, तो इक्विलिब्रियम ऑफ m क्या बता रहा है कि t इक्वल टू, इसको हम t कह रहे हैं, है ना, इसको ये t कह रहे हैं,
टी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ठीक है, टी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, बिल्कुल सही, ये हो गया। तो अब यहाँ पर देखो, अब आगे वाला पार्ट में हम क्या कर रहे हैं कि इसको इतने वाले हिस्से को एक सिस्टम मान लो। तो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जो है, देखो ये टी ऐसा, ये ब्लॉक इस बड़े वाले ब्लॉक पर टी फोर्स ऐसे लगा रहा है और ये टी ऐसा, तो एक्शन और रिएक्शन मिलकर खत्म हो गया। ठीक है, ये इंटरनल फोर्स बन गया। इनका फोर्स बस ये जो है इंटरनल फोर्स इस ब्लॉक एमजी सिस्टम पर है ना, और इस वाले सिस्टम के ऊपर, ठीक है, इस पर सिर्फ एक फोर्स है टी, और इसको पुश करने वाला दूसरा फोर्स क्या है, वो क्या है, स्प्रिंग का कंप्रेशन चाहिए, तो स्प्रिंग फोर्स है एफ एस, है ना, जो इसको ऐसे चलेगा तो उसको रोकने के लिए ये ऐसे पुश करेगा, तो एफ एस हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये देखो इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए इस सिस्टम के लिए क्या है, एफ एस इक्वल टू टी। ठीक है, और टी की वैल्यू हमने निकाल दिया एम जी साइन थीटा। ठीक है ना, पूरा अभी मोशन है नहीं, तो एफ एस जो है इतना हो गया, और ये एफ एस को ही ये के एक्स है, तो एक्स क्या हो गया, एम जी साइन थीटा बाई के। ठीक है ना, तो स्प्रिंग के सवाल बिल्कुल इसी तरह से लगते हैं। ठीक है ना, अभी इस वीडियो में हम लोगों ने स्प्रिंग संबंधी कई तरह के सवाल लिए। हमें नहीं लगता कि इससे और ज़्यादा कोई सवाल बनते होंगे, थोड़ा सा और भी है। तो ये चूँकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो हम लोग यहीं पर रोकेंगे, और इससे संबंधित कुछ स्प्रिंग कट और कुछ और सवाल जो बनते हैं उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे, है ना। आप प्रैक्टिस करते रहो, और आप याद रखो कि आप सफल वो लोग होते हैं जो टैक्टफुल होते हैं, जो पढ़ी हुई चीज़ों को याद रखते हैं, एग्जाम हाल तक याद रखते हैं। ठीक है ना, जो दौड़ लगाते हैं फालतू, उनकी सफलता संदिग्ध है। वो होता क्या है कि वो सरल चीज़ें भी भूल जाते हैं या उसको याद नहीं रख लेते, और इस वजह से उनको तकलीफ उठानी पड़ती है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।